ओके। तो भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत आज का टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। ये अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के काल का महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधारों का सूत्रपात हुआ। भारत में प्रशासनिक सुधारों का सूत्रपात भारत परिषद अधिनियम 1861 के ही द्वारा हुआ। इस अधिनियम पर उदारवादी नेता लैडस्टन का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। 1861 के अधिनियम द्वारा निम्न बातों को बताई गई हैं, जिसमें पहला है, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर के 5 कर दी गई तथा वो 5वां सदस्य, एक शर्त था, वो 5वां सदस्य विधिवेत्ता होना चाहिए। वो 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य था। विधायी कार्यों हेतु गवर्नर जनरल को नए प्रांतों का निर्माण करने का अधिकार दिया गया और नए प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। उसे किसी प्रांत, प्रेसिडेंस या किसी अन्य क्षेत्र को विभाजित करने या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। भारत परिषद को विधायी संस्था बनाकर उसे भारत में रहने वाले सभी, भारत परिषद को पर्याप्त विधायी संस्था बनाया गया और इसका काम क्या था? कानून का निर्माण करना। किसके प्रति? भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश, भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश तथा सभी ब्रिटिश भारतीय प्रजा कर्मचारियों, ब्रिटिश भारतीय प्रजा कर्मचारियों, भारतीय प्रजा कर्मचारियों भारतीय रियासतें तथा सम्राट के राज क्षेत्र के अधीन रहने वाले व्यक्तियों, सभी स्थानों तथा वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1861 के अधिनियम के द्वारा एक और बदलाव होता है। 1861 के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद की विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर कम से कम 6
तथा अधिकतम 12 कर दिया गया। इसकी संख्या कम से कम 6 तथा अधिकतम 12 कर दिया गया। अच्छा, अब इन सदस्यों का मनोनयन 2 वर्ष के लिए होता था। सुविधा के लिए वायसराय की परिषद को नियम बनाने की शक्ति प्रदान किया गया। वायसराय, सुविधा के लिए वायसराय की परिषद को नियम बनाने का शक्ति प्रदान किया गया। इसी के आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया। लॉर्ड कैनिंग जो है, इसी के आधार पर भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया। इसके तहत विभिन्न विभागों को भिन्न भिन्न सदस्यों को सौंप दिया गया, जो इस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। मद्रास तथा बम्बई सरकारों को भी व्यवस्थापिका का अधिकार प्रदान किया गया। मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को भी व्यवस्थापिका का अधिकार प्रदान किया गया और 1861 में ही पहली बार भारत में जेम्स विल्सन द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। भारत में सबसे पहला बजट जो है 1861 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 भी 1861 में ही पारित हुआ था, असैनिक सेवा। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 भी 1861 में ही पारित हुआ था। अब आता है 1873 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1873, एक्ट ऑफ 1873, एक्ट ऑफ 1873, 1873 का अधिनियम। देखिए, 1873 के अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया था कि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग कर सकती है और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। 1 जनवरी 1884, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। इसी एक्ट के तहत 1873 अधिनियम के ही तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। अब शाही उपाधि अधिनियम 1876, शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम 1876
ये क्या है भाई? इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 67 सदस्यों की नियुक्ति इस अधिनियम द्वारा की गई और उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। यह घोषणा द्वारा 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। एक घोषणा द्वारा 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया।